टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हमारे सीरीज चल रही है जेपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, तो आज हम लोग कुछ नए प्रश्न चर्चा करेंगे और उसके मॉडल आंसर पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो हो चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी या हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है एंड्रॉयड ऐप, उसके आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में उपलब्ध होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी छात्र जेपीएससी मुख्य परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उससे जुड़ना चाहते हैं, इसमें 70 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, प्लस इसमें 40 मेंस टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग सिर्फ जो लेखन शैली है कैसे उसको बढ़ाएं, साथ ही उसका मॉडल आंसर हो गया, हर एक पेपर का जो आपको दिया जाएगा उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, साथ ही मॉडल उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध कराई जाएगी और ये बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर होगा। इसमें इंडिविजुअल फीडबैक और हमारी कोशिश होगी कि आप इसमें जीएस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। इन चीज़ों का इसमें ख्याल रखा गया। साथ ही इसमें जो क्लासेस जो 70 डेज का आपको मिलेगा उसमें आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर किए जाएंगे कि हाँ कि जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखते वक्त जो समस्या आती है उनमें हम कैसे सुधार करें। तो इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इसमें लेट नहीं कीजिए, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप हमारे जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए या फिर आप हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको स्टोर में जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आज का जो सेशन होगा जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जो ये सीरीज 2 है, प्रश्न संख्या 2, जिसमें कि मॉडल उत्तर भी आपको दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो पेपर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास से लिया गया है। तो चलिए आज का प्रश्न पढ़ते हैं। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का परिचय देते हुए बताएं कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसे दूर करने के लिए चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों की चर्चा करें। ये प्रश्न तो एक ही प्रश्न है। अब अगर हम एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये 40 अंक का ही प्रश्न आएगा और करीब आपको 800 शब्द में इसको आपका उत्तर लिखना है। इस प्रश्न को सबसे पहले तो समझना होगा। पिछले भी सेशन में हमने बताया था कि जब भी आपको उत्तर लिखना हो तो पहले प्रश्न को सही से समझिए, क्योंकि प्रश्न को अगर आप सही से समझ लेते हैं और मन ही मन में उसका रूपरेखा तय कर लेते हैं तो उसका उत्तर लिखने में बिल्कुल आपको आसानी होगी। और यहां पर देखिएगा तो प्रश्न विभिन्न भाग में दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको बेरोजगारी को डिफाइन करना है, बेरोजगारी के प्रकार के बारे में बताना है और वर्तमान में जो भारत में बेरोजगारी की स्थिति है उसके बारे में आपको बताना है। और भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं जो चलाई जा रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उसकी भी चर्चा करना है। आपके मन में ये सवाल उठेगा, चलिए पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन तो समझ में आ रहा है कि भारत में वर्तमान बेरोजगारी को भी हम स्पष्ट कर देंगे, लेकिन बात उठती है कि जो मुख्य कार्यक्रम है या फिर जो योजनाएं हैं उसमें क्या लिखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे सैकड़ों ऐसे योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। लेकिन यहां पर देखिएगा लिखा हुआ भी है मुख्य कार्यक्रम, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 7, 8, 10 कार्यक्रम कम से कम लिखते और उसके बारे में 1-2 लाइन वहां पर लिखते हैं। आगे हम आपको इसको प्रेजेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी को जैसा एक हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, पहला इसका पार्ट से लेकर अंतिम तक। सबसे पहले तो यहां पर बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी वह अवस्था होती है जिसमें कि एक व्यक्ति को जो काम करने का इच्छुक है और वो काम चाहता भी है कि हमें काम मिले, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगार कहलाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसे शिक्षा से जोड़कर या फिर अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति को जोड़कर डिफाइन करते हैं या फिर डिग्री के आधार पर तय करते हैं कि जिनके पास डिग्री है और काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है, और जिनके पास डिग्री नहीं है वो बेरोजगार कभी होते ही नहीं है। तो ऐसी चीजें आप गलती ना कीजिएगा, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज्यादा काट लिए जाएंगे। क्योंकि आप बेरोजगारी को ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो आपको मार्क्स कहां से दिए जाएंगे। तो अर्थशास्त्र में कभी भी इस आधार पर बेरोजगारी को डिफाइन नहीं किया जाता है
कि एक शिक्षित व्यक्ति या फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या फिर कोई पीएचडी किया हुआ है तो उसके आधार पर बेरोजगारी तय होती है। बेरोजगार वह हर वो व्यक्ति कहलाता है जो काम करने के इच्छुक है, काम वो मांगता भी है, लेकिन उसे प्रचलित दर पर काम नहीं मिल पाता है, तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। यही चीजें आपको वहां पर लिखना है। इसके बाद यहां पर देखिएगा बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करना है। हम कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी डिफाइन करने के बाद ही हम भारत में जो वर्तमान स्थिति है उसको हम प्रेजेंट करें। आपको पता होगा बेरोजगारी की जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन आपको याद होगा इस संस्था का सीएसओ के साथ मर्ज कर दिया गया 2019 में और एक नया संस्था बनाया गया है एनएसओ। तो मतलब कि अब बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है एनएसओ सरकार के द्वारा। इसके अलावा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े तो आपको हर साल जो भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है तो उसमें बेरोजगारी संबंधी आंकड़े दिए जाते हैं कि ओवरऑल कितना बेरोजगारी है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, या फिर कोई सेक्टर के आधार पर बेरोजगारी वगैरह के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिए जाते हैं। एक अभी वर्तमान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन गवर्नमेंट एक संस्था है, नॉन गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा ये सरकारी संस्था नहीं है। एनएसओ, सीएसओ, एनएसएसओ या फिर जो भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है वो सरकारी संस्था है और सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। लेकिन CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक गैर सरकारी संस्था है और इसके द्वारा भी वर्तमान में रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर आज और कल का रिपोर्ट देखिएगा तो भारत का जो बेरोजगारी उसमें बताया गया है करीब ये 7-8% के लगभग बताया गया है कि जो भारत में बेरोजगारी है। तो अभी वर्तमान में गैर सरकारी संस्था के रूप में भारत में बेरोजगारी, विभिन्न राज्यों की बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी या फिर अन्य बहुत सारे क्षेत्रों की जो बेरोजगारी है इसी के द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसके बारे में आपको लेटेस्ट डाटा न मिले तो आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा अपने मोबाइल से या फिर कहीं पर भी, तो आपको वहां पर इसके बारे में आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक जो CMIE के रिपोर्ट देखिए आपको पहले में ही आ जा रहा है, तो आप यहाँ पर देखिएगा सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड एक गैर सरकारी संस्था है। यहाँ पर देखिएगा सब बेरोजगारी के डाटा वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। क्या देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन रूरल एरियाज, इसके अलावा न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट, लॉस मोमेंटम, रूरल मार्केट साइन, तो ये सारा यहाँ पर डाटा दिया हुआ है क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिएगा हर तरह के डाटा जो हैं वर्तमान में है, सारा यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं इस पर। आप यहाँ पर देखिएगा जो रूरल सेक्टर में जॉब्स वगैरह हैं वो सितंबर के अंत तक क्या है उसके बारे में पूरा डाटा वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी अगर चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर मतलब कि कल का ही यहाँ पर मतलब ये डेली अपडेट करते रहता है कि वर्तमान में एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा जो डाटा जारी किया जाता है थोड़ा ये रिलायबल होता है और इसी पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का जो दिखाया गया है 6.9%, उसी में अर्बन एरिया का 8%, रूरल एरिया का 6.3%, ये 9 अक्टूबर 2021 को जो डाटा हुआ है उसके आधार पर है। इसके अलावा 30 डेज मूविंग एवरेज के आधार पर यहाँ पर आपका हर एक स्टेट का सितंबर 2021 में देखिए हर एक स्टेट का, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार का देखिए 10% यहाँ पर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसी तरह अगर देखिएगा झारखंड का, तो झारखंड का 13.5%, मतलब बिहार से भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी जो है झारखंड में यहाँ पर 13 हरियाणा का 20.3% दिखाया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का 21.6%, अगर इनमें डाटा में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर का ही 21.6%। इसके अलावा बहुत सारे अन्य राज्यों का भी यहाँ पर दिया हुआ है बेरोजगारी संबंधी आंकड़े। भारत का भी देखिए यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बोलिएगा सर कि हम इतना ज़्यादा क्या उपयोग करेंगे? बिल्कुल इतना ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है, लेकिन हाँ जो वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखने वक्त आपको इसका उपयोग करना है। क्लियर है? तो ये हमने वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए हमने बताया कि क्या स्थिति है। तो
अब एक चीज और इसमें पूछा गया था कि भारत में बेरोजगारी के प्रकार। तो भारत में बेरोजगारी के प्रकार होते हैं जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी तो सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्थिति यहाँ पर, चूंकि भारत भी एक डेवलप कंट्री की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि मंदी का असर भारत में भी पड़ने लगा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा जो मौसमी बेरोजगारी है, अल्प बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो ये सारे बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें आपका मुख्य रूप से आता है आपका जैसे मनरेगा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, तो बहुत सारे ऐसे ही कार्यक्रम हैं जिसके बारे में बहुत सारे ऐसे, लेकिन हम उसमें से 7 या 8 लिखेंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट भी किया है, इसके पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। अब एक एक करके यही देखते हैं। तो सबसे पहले वही हमने बेरोजगारी को डिफाइन किया गया है कि ध्यान से स्टेटमेंट को देखिएगा, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत कार्य करने में सक्षम व्यक्ति को मांगे जाने पर भी रोजगार नहीं मिलता है, तो वो बेरोजगार कहलाता है। तो बेरोजगारी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और इसे मापने के लिए जो जिस डाटा का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जो CMI की 6.9% बता रहा है, मतलब कि भारत का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.9% है। जो बेरोजगार, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति और श्रम बल के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जितने व्यक्तियों की संख्या है और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या, हमारे यहाँ सामान्य रूप से माना जाता है कि जो काम करने वाले श्रम बल होते हैं वो 15 वर्ष से ज्यादा और 59 वर्ष से कम वाले को माना जाता है। तो यही इसी के आधार पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो निकाला जाता है। तो सामान्य रूप से आर्थिक रूप से सक्रिय 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्ति अगर लाभदायक रूप से नियोजित नहीं होते हैं तो उन्हें बेरोजगार माना जाता है। तो बेरोजगार को डिफाइन करने के लिए अलग अलग और भी तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हमने बताया NSSU द्वारा जारी किया जाता है। भारत में भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र। ऐसे तो हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं वो ज्यादातर उसमें संगठित क्षेत्र का डाटा शामिल किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश का संगठित क्षेत्र से बड़ा असंगठित क्षेत्र है जहां पर कोई डाटा वगैरह नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत सारे जो मजदूर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, इसके अलावा रेहड़ी वाले होते हैं या फिर जो छोटे मोटे दुकान लगाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो संगठित क्षेत्र से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में लोगों को सबसे अधिक रोजगार मिला हुआ है भारत में। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कामगार, शहरी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर आते हैं। एक है ILO जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट का भी एक यहाँ पर मेंशन करेंगे हम कि उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि आने वाले 2 वर्षों में भारत सहित जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वहां पर बेरोजगार लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी, और जो आपको देखने को मिल भी रहा होगा। हमारे अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही बेरोजगारी ही है, और साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर NPA वगैरह, लेकिन बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कारण दक्षिण एशिया में गरीबी में कम लाने जैसी संभावनाएं भी छीन हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर वहां पर लोगों को सही से अगर रोजगार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रोजगार और गरीबी दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा गरीबी तेजी से बढ़ेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल के 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र की कमियों से प्रभावित होंगे। इसके अलावा असंगठित समूह में न सिर्फ कृषि बल्कि गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि निर्माण, थोक एवं खुदरा व्यापार, आवास एवं खाद्य सेवा उद्योगों में भी फैले हुए हैं। वहीं भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा रोजगार वृद्धि दर भी कम है। यहाँ सीमित भूमि संसाधन भी आप देख भी सकते हैं, श्रम बल की जो बहुत बड़ी हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ऐसा नहीं कि उनको रोजगार मिला, वहां पर आए हैं कृषि क्षेत्र में जीविकोपार्जन के लिए। जैसे झारखंड में ही देखिए, पूरे भारत में भी देखिए, लोग तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र ही देता है, और वो आय का साधन नहीं है, सिर्फ लोग लगे हुए हैं कि अपना जीवन जैसे चल सके।
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। भारत की दोषपूर्ण शिक्षा नीति भी, हमारे यहाँ सिर्फ परसेंटेज को देखा जाता है। आप देखिए, हम देखिए हमारे यहाँ जैसे कि आप यूपीएससी का जो टॉपर होता है, इस बार देखिए 52% में टॉप करता है, जबकि वही 10th-12th का आप रिजल्ट देखिएगा तो 100%, 99% लाने वाला छात्र भी खुश नहीं होता है कि हमारा 1% क्यों कम आया, और उसको स्किल कितना डेवलप्ड हुआ उस समय तक, उसके बारे में कोई इस पर बात नहीं करेगा, कोई इस पर विचार नहीं करेगा। लेकिन यही है हमारे यहाँ की दोषपूर्ण शिक्षा नीति की वजह से भी, स्किल्ड नहीं होने की वजह से भी शिक्षित बेरोजगारी की संख्या भी दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत में पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होना भी बेरोजगारी की सबसे बड़ी एक समस्या है। आप जैसे झारखंड के देखिए, झारखंड जो है पूरे देश का 35 से 40% खनिज इसके पास है, लेकिन औद्योगिक मामले में आप देखिए पूरे की पूरी तबाह है। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास दूसरे राज्यों के मुकाबले भी न के बराबर हुआ है जितना होना चाहिए था। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तो रोजगार तो अपने आप सृजन होगा। तो इसी चीज की भी एक समस्या है जो भारत सहित बहुत सारे अन्य राज्यों में भी। अब यहां पर ये सारी चीजें हमने बता दिया, सबसे पहले बेरोजगारी को डिफाइन किया और वर्तमान में भारत की जो बेरोजगारी की स्थिति उस पर भी हमने चर्चा कर लिया। अब आते हैं बेरोजगारी के प्रकार पर। तो एक चक्रीय बेरोजगारी, तो चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। ये उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव या फिर जो मंदी बोलते हैं ना, मंदी की वजह से भी मांग से संबंधित होता है। इसे मांग जनित बेरोजगारी भी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो होती है राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से दूर किया जाता है, और ये लंबे समय तक नहीं रहता है। ये एक समय चक्रीय, मतलब कि एक बार इसमें क्या होता है, चक्रीय मंदी आती है तो लोगों का रोजगार चला जाता है, फिर जैसे ही मंदी से उबर जाता है तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, इसीलिए इसको चक्रीय बोलते हैं। एक बार गया तो फिर तुरंत आ गया, मतलब तुरंत नहीं, समय लगता है लेकिन आ जाता है, इसीलिए चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। अगला है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में ये देखा जाता है, जैसे कि यहां पर देखिएगा नए नए मशीनों आना, या फिर जो संरचनात्मक ढांचे में कमी, जैसे जीएसटी नहीं था, जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी लागू होने के बाद आप स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन अब 4 से 5 वर्षों के बाद देखिए स्थिति समान नहीं हो रही, धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन पहले क्या था, वैसी स्थिति थी। और जीएसटी लागू होने के बाद भी तो संरचनात्मक जो बदलाव होने की वजह से भी उस पर असर पड़ता है। इसके अलावा पूंजीगत मशीनरियों में निवेश का अभाव भी और कौशल विकास की कमी की वजह से भी हमारे देश में बेरोजगारी जैसे स्थिति देखने को मिलती है, और इसका प्रमुख कारण है ये सारे कौशल विकास की कमी, निवेश जो पूंजीगत मशीनरियों में निवेश का अभाव, संरचनात्मक ढांचे में कमी, तो ये सारी वजह से भी हमारे देश में बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। मौसमी बेरोजगारी तो अभी हमने बताया, मौसमी बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा भारत का एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र कभी भी सालों भर रोजगार नहीं देता है। कृषि जब फसल की बुआई होती है, या फिर फसल के दौरान, या फिर फसल की कटाई तक रोजगार मिलता है, उसके बाद तो आप 4 महीने बैठे रहिए, 6 महीने या 8 महीने आप काम करते हैं तो 4-5 महीने आप बैठे रहिए, तो ऐसी मौसमी बेरोजगारी कहलाता है, और भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल आप लिखिए, भाई कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्पल लिख दें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल क्या है इसमें, तो जैसे कि मान लीजिए एक काम को 10 व्यक्ति करते हैं, 50 यूनिट उत्पादन होता है। अब इसी काम को 15 व्यक्ति करते हैं और 50 यूनिट ही उत्पादन होता है। मतलब कि लोगों की संख्या बढ़ा दे या फिर लोगों की संख्या घटा दे, लेकिन उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। 10 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं तो 50 यूनिट उत्पादन, 15 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं तो 50 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे ही जो बेरोजगारी है इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। 10 व्यक्ति पहले काम कर रहे थे, अब 15 व्यक्ति काम करने लगे, लेकिन नाम के 5 व्यक्ति तो यहां पर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, क्योंकि उनको हटा भी दीजिएगा तो कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे ही बेरोजगार जो 5 व्यक्ति है उसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, कि वो छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है।
और ये हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, खासकर कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही 40-50 लोग हैं, एक ही काम में लगे हुए हैं। पता चल रहा है कि गेहूं का उत्पादन उतना ही हो रहा है अगर 10 व्यक्ति काम करे तभी, और 20 व्यक्ति काम करे तो भी। तो इसका असर भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है। भारत में एक अल्प बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखा जाता है, जैसे पार्ट टाइम वर्क वगैरह। काम नहीं मिल रहा है तो लोग 2-4 घंटे काम कर लेते हैं, या फिर अन्य अपने जैसे आप पढ़ाई करने वाले छात्र आप देखिए, बहुत सारे घर से उतनी सहायता नहीं मिल पाती तो क्या करने लगते हैं, छोटे मोटे काम करने लगते हैं, कॉल सेंटर में या फिर कहीं पर संस्थान वगैरह में काम करने लगते हैं। तो मतलब कि काम करने की उनकी क्षमता ज्यादा है, 5-7 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन काम ही उनको नहीं मिल रहा है, या तो 1 घंटे काम मिल रहा है, 2 घंटे काम मिल रहा है। तो ऐसी ही बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी कहते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसके कारण रोजगार की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, और आईएलओ के डिसेंट वर्क विपरीत वर्किंग पुअर जैसी विरोधाभासी स्थितियां भारत में उत्पन्न हो रही है। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया, वो पहला चीज हमने बेरोजगारी को डिफाइन किया, दूसरा भारत में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बताया, और तीसरा चीज हमने भारत में जो प्रमुख बेरोजगारी के प्रकार थे उस पर हमने बताया। अब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी दूर करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय ये नहीं है कि कार्यक्रम और योजनाएं चला दीजिए, फ्री में राशन दे दीजिए कम दाम पर, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहे हैं। एक और प्रमुख कारण होता है, मतलब एक प्रमुख और भी व्यवस्था होता है जिसके तहत बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, लेकिन हमारे प्रश्न का डिमांड नहीं है, इसीलिए हम उस पर यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, जैसे कि आर्थिक विकास करके भी, आपने पढ़ा होगा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके भी हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। ये तो कार्यक्रम और योजनाएं चलाकर सरकार अपने तरफ से कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन थोड़े है। अब बोल रहे हैं कि हम कौशल विकास कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अभी जैसे झारखंड में ही देखिए बिरसा हरित ग्राम योजना, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मनरेगा कार्यक्रम। तो मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत मान लीजिए लोगों को काम दे रहे हैं, 200-250 या फिर 300 रुपया आप दे रहे हैं, तो उनसे क्या होने जाने वाला है, और वो भी परमानेंट नहीं है। साल भर में आप तय किए हैं कि 100 दिनों का हम रोजगार उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो क्या इससे इनकी स्थिति सुधरेगी? बिल्कुल नहीं। एक तो टेम्पोररी सॉल्यूशन हो गया, परमानेंट सॉल्यूशन है आर्थिक विकास को बढ़ावा दीजिए, नए नए उद्योग लगाइए, हर एक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ाइए, औद्योगिक क्षेत्र में भी और सेवा क्षेत्र में भी लोगों को वहां पर रोजगार मिल सके। नए उद्योग लगेंगे तो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर लोग अपॉइंट किए जाएंगे और उनकी जो बेरोजगारी की स्थिति वो खत्म होगी। तो औद्योगिक विकास करके भी, आर्थिक विकास करके भी बेरोजगारी को परमानेंट हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भारत में तेजी से नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रही है। और कुछ राज्य तो वहां पर ऐसी स्थिति है कि वहां पर न के बराबर, जैसे कि झारखंड राज्य में आप देख सकते हैं। प्रश्न में लेकिन यह पूछा नहीं गया था, इसलिए हम यहाँ पर जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उसी में से कुछ पर चर्चा करते हैं। जैसे इसमें पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की क्रेडिट या ऋण सीमा प्रदान की गई है। अब बोलिएगा सर इसमें तो बहुत सारे प्रावधान है, तो बिल्कुल हम एग्जाम में तो सारे प्रावधान नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट जो भी आपको याद हो और सटीक हो, एकदम 100% उससे संबंधित, तो जरूर उसको लिख दीजिएगा एग्जाम में। सिर्फ ये नहीं करके आइएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम बस लिख के आ गए, हो गया। क्योंकि आपका 40 मार्क्स का 800 शब्दों का है, तो बिल्कुल इसको लिखिएगा। दूसरा यहाँ पर है कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य। हमारे भारत में अनस्किल्ड वर्कर बहुत ज्यादा है, बेतहास है, लेकिन स्किल्ड वर्कर की बहुत कमी है, इसीलिए भारत सरकार इस तरह के कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल्ड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चला रही है। तीसरा जो है प्रमुख यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चर्चा किया हुआ है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन। सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत हर एक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाना है, और इस मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित युवाओं के लिए रोशनी योजना शुरू की गई है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा है आपका मनरेगा कार्यक्रम, इसको तो लिखना ही है, मस्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें आपको 100 दिनों का
जो अकुशल श्रमिक है हमारे देश में, अकुशल श्रमिक है, तो इनको ग्रामीण, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण परिवार के लिए सिर्फ है मनरेगा कार्यक्रम। तो इसमें जो भी वयस्क सदस्य होते हैं जो अकुशल श्रमिक है उनको कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देने का योजना है ये। और इसमें जो लाभार्थी होते हैं उसमें 33% महिलाएं होती है। तो ये भी एक बेरोजगारी को दूर करने का एक टेम्पोररी सॉल्यूशन भी है इसमें, लेकिन सरकार पर ज़्यादा भार पड़ता है और लोगों को एक परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। चौथा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो मेक इन इंडिया है। औद्योगिक इकाइयों की विकास हेतु लाया गया है जिसका बल व्यापार, सुगमता, सरलीन लाइसेंसिंग और तकनीकों का बेहतर प्रयोग आदि पर है। ये मतलब ये आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक लाया गया है। पांचवा जो है दीनदयाल उपाध्याय श्रम व्यय जयते कार्यक्रम, ये श्रम सुविधा पोर्टल है, आकस्मिक निरीक्षण, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधी विषयों पर केंद्रित है। छठा जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है वो है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसमें 2016 से 21 तक की अवधि में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं की उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो ये प्रमुख कार्यक्रम जो थे, योजनाएं जो थी, हमने यहाँ पर चर्चा किया। शायद ये 7 होगा, हमने नंबरिंग में गलती किया है, ये टोटल 7 है। 7 हमने कार्यक्रम को लिखा। और भी इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको जरूर लिख दीजिएगा। अब अंत में हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे कि हाँ हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, रिपोर्ट के आधार पर भी पता चलता है और ये प्रकार के आधार पर ही पता चलता है, निष्कर्ष के आधार। तो निष्कर्ष में हम क्या देंगे, तो निष्कर्ष में ये चीज बताएंगे कि आखिर हमारे अर्थव्यवस्था में ऐसा चीजें क्यों हो रही है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन भी है। तो हम बताएंगे कि बहुत सारे व्यापार बंद और अर्थव्यवस्था में आ रही परिवर्तनों के कारण छूटने वाली नौकरियों को ही बेरोजगारी का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे दोषपूर्ण नीति, सरकार की दोषपूर्ण नीति भी है। जैसे कि एक माल्थस का सिद्धांत आपको याद होगा, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, उन्होंने उसमें बताया था कि जनसंख्या वृद्धि होने से ही सारी समस्या हो रही है, जैसे निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी जैसे। लेकिन वो सत्य नहीं है। एक कारण वो है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से ये बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिल रही है, लेकिन ये हर चीज का ये कारण नहीं है। इसके लिए सरकार की दोषपूर्ण नीति भी कारण है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। समय पर वैकेंसी न लाना, आप झारखंड जैसे राज्य में देखिए, पूरे भारत में ही देखिए, समय पर एक एग्जाम को अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, हजारों एग्जामिनेशन है, लाखों पोस्ट है जो वैकेंट पड़े हुए, लेकिन सरकार उस पर समय से नियुक्ति नहीं कर रही है, देरी कर रही है। तो इसके कारण भी शिक्षित बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग लगे हुए हैं, छात्र लगे हुए 10-10 साल तक तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल तक, क्योंकि समय पर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो वो भी कारण है। झारखंड में ही देखिए, अभी 20 साल बने हुए, 21 साल बने हुए, कितनी वैकेंसी आई होगी, और उसमें भी वैकेंसी आ रही तो हर कोई कैंसिल हो रहा है, कल आ रहा है नोटिफिकेशन तो आज कैंसिल हो जा रहा है। तो सरकार की दोषपूर्ण नीति भी सबसे बड़ी कारण है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखने को मिल रही है। तो उन सारी चीजों को जरूर लिखिएगा। भारत के नौकरियों में सृजन में धीमापन जैसी समस्या से जूझ रहा है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में भी ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर और एक है, बेरोजगारी के एक असमान महत्वपूर्ण कारण नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल की कमी भी है। इसको पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में बेहतर क्षमता और उच्च उत्पादकता के लिए इंसानों के ऊपर पूंजी और मशीन की वरीयता दी जाती है। आवश्यकता है कि बेरोजगारी की सभी कारणों को उचित वरीयता देते हुए इसका समाधान ढूंढा जाए। तो ये पूरा निष्कर्ष लिखा हुआ था, इसमें और भी कुछ पॉइंट जोड़ के आप लिख सकते हैं, बेहतर होगा आपके लिए। आज के लिए ये सारे आपको हमने डिस्कस किया है। इसमें अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम लोग शामिल जरूर करेंगे और वो फिर से आपको साथ डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नए प्रश्न के साथ, एक नया मॉडल उत्तर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी अन्य जानकारी के लिए, क्लासेस के लिए, और अगर आप जेपीएससी मेंस के लिए कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल या फिर नोट्स, ये 3 चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और हिंदी लिटरेचर के क्लास प्लस नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको स्टोर में जाकर वहां पर आप रजिस्टर कर लीजिए, आपको सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।